सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। भाई देखो राजू, जब भी हम कोई सब्जी खरीदने जाते हैं, अभी हमारी सखियां सोच रही होंगी कि सबसे पहले सब्जी खरीदने की बात क्यों हो रही है, क्योंकि हम फल खरीदें, सब्जी खरीदें तो हम देखते हैं कि भाई ताजा है कि नहीं है ना। ताजगी की तो बहुत जरूरत ज्यादा आवश्यकता होती है। हर जगह पे ताजगी चाहिए होती है। खाना भी ताजा ताजा जब बना होता है तो वो रोटी और तुरंत दाल अगर बन के मतलब कुकर खोलिए आप और उसके बाद गरम गरम वो दाल खाइए तो वो भी ताजा जो खाना होता है या जो भी चीज स्वाद अलग है। स्वाद का क्या कहना, ताजा ताजा बना हुआ घर, उसमें आती पेन की खुशबू और जो अलग अलग खुशबुएं होती हैं ताजगी की, या जो भी कहीं पर ऐसा होता है कि जो पहली पहली बार दिखता है, नजर आता है और एकदम लगता है कि जैसे अभी अभी उसमें जान आई हो, तो वो चीजें कितनी अच्छी लगती हैं। बिल्कुल जैसे रिश्ते। बिल्कुल सही बात है कि हम हमेशा ताजगी का इंतजार करते हो, ताजगी हमेशा ताजगी देती भी है। तो रिश्तों में ताजगी भी बनी रहे तो कितनी अच्छी बात है। और ये ऐसी चीज है कि ये सब्जी की तरह कभी बासी नहीं होती है। हाँ, बिल्कुल। अगर थोड़ी सी देखभाल की तो जरूरत पड़ती है इसे भी। हाँ, बिल्कुल पड़ती है, क्योंकि रिश्ते भी ऐसे ही है ना, क्योंकि हमारा जो खुद का शरीर है जो कि एक मशीन की तरह चलता है, उसमें भी हम जब तक देखभाल का ईंधन या तेल मालिश जिसको कहते हैं नहीं करते, कल पुर्जे उसके ठीक करते रहने पड़ते हैं। कहीं कहीं भाई तेल डालना होता है, कहीं उसे चलाना फिराना होता है, जैसी जरूरत हो टूट फूट भी होती रहती है, मरम्मत भी करनी पड़ती है। आजकल तो बहुत ही ज्यादा बड़ी वाली टूट फूट चल रही है। बस ऐसे ही जो है रिश्तों की भी में भी करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि कहाँ पर कोई चूक हो गई या कौन सी बात हो गई। मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि रिश्ते जैसे एक तो यही होता है कि हम जो घरों में रहते हैं, एक साथ रहते हैं आपस में, वो रिश्ते भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने वो रिश्ते महत्वपूर्ण हैं जो हम कभी कभी गाहे बगाहे मिलते हैं, या जैसे शादी के बाद लड़कियां चली जाती हैं, अपने ससुराल आ जाती हैं और पास में कब कभी किसी बुआ से, किसी चाची से बहुत ज़्यादा आत्मीयता रही हो और उनसे एकदम संपर्क टूट गया हो, या चचेरी बहनों से, इस तरह का। मतलब एक तो ये हो गया खून का रिश्ता जो एक परिवार एक छत के नीचे रहता है, उनमें भी किस तरह से कभी कभी परेशानी का सबब हो जाता है। यानी कि वो ताजगी जो हम जिसकी तलाश करते हैं या जो ताजगी सच में सुकून देती है, वो कहीं ना कहीं गुम हो जाती है। और वहीं कुछ दूर के जो रिश्ते होते हैं या कभी दोस्ती में भी जो है वो संबंध कैसे भी हो सकता है कि बहुत जल्दी बने हों, बहुत ज्यादा पुराने ना हों, वहीं बहुत सारे पुराने हो चुके हैं, तो उन्हें कैसे हम ताजा तरीन रख सकते हैं। भाई हम लोग इस पर सोचना तो चाहिए, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं ना कि हर दोस्त जरूरी होता है, हर रिश्तेदार जरूरी होता है, तो जरूरी तो सब है, लेकिन उसको निभाने के लिए क्या क्या करना है ये भी तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जिंदगी में अगर किसी से हम मिले हैं तो उसके मिलने की एक ना एक वजह होती है, और उस वजह को समझकर अगर हम उस रिश्ते को मान्यता देते रहें तो फिर वो रिश्ता लंबे समय तक चलता रहता है। तो जरूरत भाई ये बातें तो महत्व तो बहुत हो गया, लेकिन कैसे इसको निभाया जाए और किस तरह से वो किया जाए। तो हमें ये लगता है कि कभी कभी ये एहसास हो कि कभी कभी बहुत लंबे मौन इसीलिए चले जाते हैं कि हम सोचते हैं कि सामने वाला पहल करे और हम सोचते हैं कि हम क्यों करें, सामने वाला सोचता है हम क्यों पहल करें, सामने वाला पूछे कि क्या दिक्कत है। तो पहल तो किसी न किसी को करनी पड़ेगी। और वैसे भी कहते हैं ना कि एक पन्ना अगर खराब हो जाए या गलत हो जाए तो इसका मतलब नहीं कि पूरी किताब फेंक दी जाए। क्या बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही है कि अगर एक पन्ना गलत हो जाए तो गलतियां तो इंसान के पहलू, व्यक्तित्व का दूसरा पहलू होती हैं। तो अगर है भी कोई गलती तो उस गलती को भूल के आगे बढ़ना चाहिए। एक बात और मैंने देखी है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि बहुत दिन तक नहीं मिल पाए, कोई भी वजह हो सकती है, कोई कारण हो सकता है, और फिर अचानक मिले, और या मान लीजिए बहुत दिनों के बाद भी नहीं, आप समझ लीजिए कि रोज जाते हो साथ में पार्क में, जॉगिंग करने भी जाते हो, टहलने भी जाते हो, और बीच में आपने कुछ दिन के लिए जाना बंद किया हो और फिर अचानक मिले हो और फिर
मिलने के साथ ही आपने जैसे ही आपसे पूछा अरे कहाँ थे इतने दिन, तो बिना ये सोचे हुए कि अरे भाई सामने वाले का भी तो हालचाल पूछ लिया जाए, वो किस दौर से गुजरा होगा, उसने भी बिल्कुल। कुछ सहा होगा, तो आप तुरंत अपना ही बखान करने बैठ जाते हैं कि भाई ये हमने तो ये किया और ये परेशानी आई और ये मुश्किल आई और ऐसा हुआ, और सब अपने बारे में बताए जा रहे हैं। वो जो दूसरा सामने वाला जिसने पूछ लिया था, वो सोच रहा है अरे कहीं तो विराम दो और हम बात आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। तो यानी कि कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम दोनों तरफ से होती हैं और हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम सामने वाले की सुनें, या कभी-कभी जिससे आप रोज़मर्रा में फ़ोन पे बात कर रहे हैं और बहुत हफ्तों से फ़ोन नहीं आया, तो ये आपने मान लिया कि अच्छा कहीं वो नाराज़ तो नहीं है, और उसको और हमने उसमें दरार बढ़ाते चले गए। तो दरार को जल्दी ही ख़त्म करके किस तरह से हम अपने रिश्तों को ताज़ा तरीन रख सकते हैं, यानी कि अगर हम जैसे सब्ज़ी की बात करें तो उसमें थोड़े बहुत पानी के छिट्टे देकर या उसको प्यार मोहब्बत से सहलाकर, संभाल कर, इस तरह से रिश्तों को संभालना बहुत ज़रूरी है ना? पहली बात तो एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए किसी हाँ, भी दिक्कत तो रिश्ते वहीं में। से शुरू होती है और ना? अगर उम्मीदें ना की जाए तो फिर रिश्ते तब चलते तो रहते कोई हैं। दिक्कत ही नहीं है। सारी दिक्कत तो वहीं से शुरू होती है ना? और साथ में रेणु जी एक बात ये भी है कि कई बार हम बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कुछ चीज़ों को। जी हाँ। जैसे अगर कुछ किसी ने बहुत कुछ अच्छा काम कर दिया, कुछ या फिर हमारे लिए कोई ख़ास चीज़ बना के दी है, तो हम खुश बहुत हो जाते हैं, लेकिन उस खुशी के साथ-साथ हम उसका धन्यवाद देना उस जी हाँ। तरीके से, जिस तरीके से देना चाहिए, जो भावना उसके मन में रही होगी जिसकी वजह से उसने ये काम किया, वो भूल जाते हैं। वो भूल और जाते हैं, या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जिसको मिला है उसके मन में भी भावना है, लेकिन कहते हैं ना कि अभिव्यक्ति बहुत ज़रूरी है। अगर हाँ, आपके मन में किसी के प्रति कुछ ऐसा है कि आपको एहसास हो रहा है कि नहीं हमने गलती की है, तो क्षमा माँग लेनी चाहिए तुरंत। वैसे ही जैसे कि धन्यवाद की जहाँ तक बात है या आभार प्रकट करने की बात है, उसमें भी ज़्यादा देर न करें और आभार प्रकट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। और वैसे ही जैसे घर में कहते हैं ना कि अक्सर बच्चों को अगर माता-पिता से बहुत प्यार है, तो दिन में एक बार बच्चे अगर माँ को गले लगा के कह दें कि मम्मी हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तो देखिए कितनी खुशी होती है। कहते हैं कि अरे प्यार तो करते हैं, इसमें दिखाना क्या है? अरे नहीं, दिखाना नहीं होता है, लेकिन इस बात का एहसास बीच-बीच में दिला देने से बड़ी राहत मिलती है। बहुत है अच्छा ना? लगता है, तो सही इसका बात है। मतलब नहीं है, अभी जैसे कि है कि धूप छुप जाती है ना बादल में, तो उसकी गर्माहट कम हो जाती है। तो ज़रूरत तो है कि उसको बादल हटे और उसके बाद एक बार फिर से वो ऊष्मा मिले। हाँ। तो घर में भी वही होता है, माता-पिता भी कोशिश करें कि दिन में एक बार बच्चों को गले से लगा लें, फिर पूछ लें क्या हाल-चाल है। एक बार ये ना सोचें कि बेटी बहुत बड़ी हो गई है, उसको फिर गोद में बिठा लें, उसका सिर रख दें, सहला दें सिर को। बच्चों बेटे के साथ भी यही करें। तो कुछ इस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत होती है, और ये प्रकट करने की बात नहीं है, लेकिन बार-बार जो हम लोग ऊर्जा की बात करते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा की बात जो करते हैं, वो पास बैठाने से, गले लगाने से ज़रूर मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। आपका व्यवहार, आपका जो शारीरिक आपका जो जिसको कहते हैं पोस्चर होता है, वो कई बार आपकी बात को सीधे-सीधे प्रेषित कर देता है कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ। लेकिन इसके संग-संग उसके बल्कि तो ज़बान की भी कभी-कभी ज़रूरत होती है। नहीं, कभी-कभी तो हम ये कहने वाले थे कि जब आप गले लगाते हैं तो किसी भी शब्द की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप सब कुछ कह देता है हाँ, ना? ये भी बात है। लेकिन लेकिन जो कहने वाली बात है वो बिल्कुल ठीक कह रही हो कि हाँ, ज़बान से कहना भी बहुत ज़रूरी है। तो और लेकिन हम लोग गीत के माध्यम से बहुत कुछ कह सकते हैं, ऐसा? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में रजनी गंधा
रेणु जी, आज 11 सितंबर है और आज का दिन कुछ तो याद दिलाता है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हाँ, विश्व स्तर पर यूं कह सकते हैं कि एक धर्म सम्मेलन जब हुआ और उसमें विवेकानंद जी ने जो भाषण दिया वो वाकई आज तक लोग याद करते हैं। और सबसे ज्यादा प्रभावशाली भाषण की अगर बात की जाती है तो सबसे पहले यही वाला भाषण लोगों की जबान पर आता है। अब 127 साल हो गए, यानी कि 1893 में ये भाषण दिया गया था शिकागो की धर्म संसद में, लेकिन आज भी लोग जैसे उसको सुनते ही एक मन में एक जज्बा और उसकी जो हमें लगता है कि देखा नहीं है हमने, बस सुना है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक चित्र सा खिंच गया और कैसे तालियां बज रही हैं और पूरा हॉल वो गूंज रहा है। और वो आवाज कैसे गूंज रही होगी उस हॉल में, स्तब्ध हॉल में, जब वो खड़े होंगे। वाकई उस आवाज में बहुत कुछ था, बहुत कुछ ऐसा था जो लोगों को अपना बना गया। और जैसे कि ये मैंने पढ़ा है, ये जो पढ़ रही हूँ तो लग रहा है जब उन्होंने कहा था ये कि मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जातियों संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये उनकी भाषण की अगली लाइनें थी जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी कि अमेरिका के बहनों और भाइयों, आपके स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। और क्यों ना हो, क्योंकि जब उन्होंने जैसे ही कहा था अमेरिका के बहनों और भाइयों, कहते हैं कि कई मिनटों तक तालियां बजती रहीं और बजती ही रहीं और सारे लोग खड़े हो गए थे। हाँ। सिर्फ उनके ये एक लाइन से। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार उस हॉल में ये कहा गया था भाइयों और बहनों, लेकिन फिर भी कुछ तो ताकत थी, या उनकी एक उदारशीलता और जो उनका अध्ययन का वो तरीका था और एक संत परंपरा जो अपने साथ लेकर गए थे देश से, शायद उसका प्रभाव था, हमें लगता है। क्योंकि बाद में उन्होंने कहा भी कि हम उन वक्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस मंच से ये कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूरब के देशों में फैला है और मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। वाह! तो जिस तरीके की उदात्त भावना और जिस तरीके की, सच बात है कि भावना केवल नहीं रखी, बल्कि उन्होंने जो हमारी परंपरा है, संत परंपरा, उसका वहाँ पर प्रतिनिधित्व किया। और त्याग की भावना, सहनशीलता, वसुधैव कुटुंबकम, जो चीज़ें हमारी खूबी है, उसको जिस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया, वो अपने आप में एक उदाहरण सच में। और उन्होंने एक श्लोक भी वहाँ पर सुनाया था और वो सुनाते हुए उन्होंने कहा था कि मैंने बचपन में ये श्लोक स्मरण किया और दोहराया है। और उस श्लोक का अर्थ कुछ इस तरह था कि जिस तरह अलग स्रोतों से निकली विभिन्न नदियां अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है जो देखने में भले ही सीधे या टेढ़े मेढ़े लगे, परंतु सभी भगवान तक ही जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो सांप्रदायिकता की हम बात करते हैं या कुछ भी अंधविश्वास की बात करते हैं, उन सब के लिए उस जमाने में, यानी कि इतने 100 वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं, और इसके लिए उन्होंने इस तरह से कहा। और केवल कहा नहीं, बल्कि राजुल, हम तो यही कहेंगे ना कि ये सत्य है कि 127 साल बाद भी ये प्रासंगिक है बात, क्योंकि हमारी जो धर्म परंपरा है या हमारे देश की जो भी सिद्धांत है, वो इसी को प्रतिपादित करते हैं कि सब धर्म एक है। और बिल्कुल रास्ते भले ही कोई भी हों, लेकिन जाते सब वो उसी एक तत्व के पास, या परम तत्व कह लें उसे, या परम सत्ता कह लें, हाँ। या सृष्टि के रचयिता कह लें। उसी शक्ति का, वही शक्ति है केंद्र बिंदु हर धर्म का, हर संप्रदाय का। कुछ भी दे दीजिए, नाम कुछ भी दे दें। तो इस बात को बहुत खूबसूरती से रखने वाले स्वामी विवेकानंद, मतलब एक तरह से ये हुआ ना कि जैसे हमारी भारतीय संस्कृति है, तो उसकी जो एक मूल भावना है उसको दुनिया के सामने इस तरह से प्रस्तुत करने का, दुनिया के वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का ये शायद पहला अवसर रहा होगा। और इस अवसर पर उन्होंने एक भारतीय होने के नाते कितनी गहरी छाप छोड़ दी कि लोग आज भी याद करते हैं। और खास बात तो ये है कि जिस तरीके के गेरुआ वस्त्र में वो वहां गए थे कि लोगों ने उनको बिल्कुल कोई भिक्षुक समझ लिया था, और पहले तो वो हंसी के पात्र बने, लोग ने मतलब हास्यास्पद स्थिति हुई, लेकिन बाद में जब उनकी यूं कह सकते हैं कि उनके ज्ञान का जब उन्होंने प्रकाश फैलाया तो सब लोग हतप्रभ रह गए कि भाई
क्या बात है, क्या बात है, सही बात है। और कहीं ना कहीं ये जो केवल बहनों भाइयों या भाइयों और बहनों की जो बात होती है ना राजुल, या जो भी बातें उन्होंने कही, सबने पढ़ी हैं, सबने इसको समझा भी है, लेकिन शायद उन्होंने उसे जिया, इसलिए इतना प्रभावशाली होता है वक्तव्य जब हम उसे जीते हैं और उसको अपने यूं कह सकते हैं कि जिंदगी में ढाल लेते हैं और उसी की उस पर चलते हैं, तब बातों में दम तो आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल दम आ जाता है। और इसके साथ ही साथ एक बात और ये भी होती है ना कि आपकी आवाज में जो विश्वास और प्रेम की जो एक ऊर्जा होती है ना, वो जब सुनाई देती है तो फिर आपकी बात सब सुनते हैं, चाहे वो कोई भी मंच हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, सब सुनते हैं, यानी दूर तक जाती है। संगीत की अपनी भाषा होती है, लेकिन राजू एक बात और है ना कि हम लोग आज कार्यक्रम में कुछ और भी बताने वाले हैं, वो हम अपनी सखियों को बता दें। यानी कि कल विश्व फर्स्ट एड दिवस भी है, और वैसे तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कल मनाया जाता है या तारीख से मनाते हैं या दिन से मनाते हैं। जी हाँ, सितंबर के दूसरे शनिवार को ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन आज तो कुछ दिन जो है वो शुक्रवार है और वो कहता है कि हमें कुछ, हमारी सखियाँ कहती हैं भाई कुछ खाना पकाने की कुछ व्यंजन विधि बता दीजिए ताकि हम शनिवार रविवार को कुछ अच्छा अच्छा बनाकर परिवार वालों को खिलाएं और सब खुश हो जाए। तो भाई शुक्रवार को तो हम बराबर व्यंजन विधि भी लेकर आते हैं, लेकिन हाँ, जो घर में फर्स्ट एड बॉक्स के महत्व की बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें क्या क्या होना चाहिए, हम क्यों मनाते हैं, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और इसमें ये भाई बात है राजुल ना कि फर्स्ट एड बॉक्स के बहुत सारी यूं कह सकते हैं कि जान जो है वो बच जाती है जब हम फर्स्ट एड दे देते हैं किसी को, यानी किसी को प्राथमिक उपचार दे देते हैं। उसका क्या महत्व है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी IFRC ने 2000 में यानी 2000 में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की शुरुआत की, और प्रतिवर्ष ये अभियान जो है वो एक अभियान के तौर पर है और इसको प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हाँ, और इसका उद्देश्य तो यही है कि हम सावधान रहें। अपनी जो आपातकालीन स्थितियां कई बार घर में आ जाती हैं, घर में आ जाती हैं या सड़क पर होती हैं दुर्घटनाएं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं अगर आप उसके लिए तैयार रहते हैं, यानी कि थोड़ी बहुत अगर आपको जानकारी रहती है तो बहुत बड़ी परेशानी से हम बच जाते हैं, या सामने वाला जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसे बहुत बड़ी समस्या से बचा लेते हैं, और कभी कभी तो जान भी बच जाती है। लेकिन इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। राजू, एक गीत पहले सुनवा देते हैं। अच्छा रेणु जी, हम लोग जो बात कर रहे थे ना, मन की शक्ति की बात कर रहे थे। अच्छा, तो भाई रेड क्रॉस ये जो है फर्स्ट एड की जो बात है, प्राथमिक चिकित्सा के लिए एक बात बहुत जरूरी है कि प्राथमिक चिकित्सा हम सीख तो लेते हैं, क्योंकि चूंकि हम चिकित्सक नहीं होते तो कभी कभी इसको करने के लिए भी जो है ना बहुत आपको ये कह सकते हैं कि आत्मशक्ति का आपके मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, यानी कि आपको पूरा ये नहीं होगा एहसास कि नहीं हम ये कर लेंगे, तब तक आप उसको ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपका आत्मसंबल बहुत जरूरी है और प्रशिक्षण भी जरूरी है। की
भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। मुश्किलें पड़े तो हमसे इतना कर्म कर, मुश्किलें पड़े तो हमसे इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म कर, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। वाकई मन की शक्ति बहुत ज़रूरी होती है रेणु जी। और कई बार ये जो मन की शक्ति होती है ना, यही हमें बड़े बड़े मुसीबतों से, बड़ी बड़ी मुश्किलों से, बड़े बड़े तनावों से निकालने में मदद करती है। जब मन मजबूत होता है तो कहते हैं कि आप कोई भी बाधा हो, कोई भी मुश्किल हो, आपको पार करने में 1 मिनट भी नहीं लगता है ना। हमें लगता है कि बाधा अपने आप भाग जाती है। वो मन की समझती है भाई हमारे यहाँ तो दाल नहीं गलने वाली है, बिल्कुल भी, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। लेकिन जब ये प्राथमिक चिकित्सा की बात आती है तो उसमें आपका आत्मविश्वास मजबूत होना बहुत जरूरी है राजुल, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे कि अगर हम प्राथमिक चिकित्सा की बात करें तो इसमें सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो कभी बहुत किसी का खून बह रहा है, आपको उसे रोकना है, या किसी की हड्डी टूट गई है तो किस तरह से आप उसको इस तरह से सहारा दें कि उसकी हड्डी जो टूटी है वो और न ज़्यादा बिखर जाए, परेशान गड़बड़ हो जाए, बल्कि जितनी है उतने में ही संभल जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। दुर्घटना के समय ही प्राथमिक चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है। उस समय कहीं अगर आप घबरा गए तो जाहिर है आप मदद क्या करेंगे। उसको डॉक्टर्स गोल्डन आवर्स कहते हैं, क्योंकि वही वो समय होता है जब आप जो ताज़ी ताज़ी चोट लगी है उसको अगर ठीक से प्राथमिक उपचार मिल जाता है तो फिर डॉक्टर्स को उपचार करने में, सही तरह का उपचार करने में मदद मिलती है। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि जैसे हड्डी टूटी और उस समय अगर हमने तुरंत ही उसको खपच्ची से बांध के या कुछ ऐसा नहीं किया, सहारा दे दिया उसको, नहीं तो किया और तो नहीं बिगड़ती है स्थिति।
तो उसको कभी टेढ़ी जुड़ जाती है, कभी इस तरह की भी बिल्कुल। मुश्किल आ जाती है। और एक चीज़ और है रेणु जी कि आजकल के युग में जबकि हृदय रोग संबंधी बहुत सारी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तो ये फर्स्ट एड जो है ये बहुत आप काम आता हाँ, है। हृदय रोगियों बिल्कुल के भी सही बहुत बात है। काम आता है। और इसके लिए तो बल्कि बाकायदा प्रशिक्षण भी दिया जाता है हाँ, कि लेकिन किस तरह से आप अगर है कोई घर में इस तरह का है, हृदय किसी को रोगी है, दिक्कत हो गई हाँ, तो क्या करें? तो क्या करें। और उसके लिए कहा जाता है कि जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं साधारण इंसान के रूप में, लेकिन जो फर्स्ट एड सिखाते हैं वो बताते हैं कि अगर आप किसी को अचानक लग रहा है आपको कि इसको हृदय का दौरा पड़ा है, रोग हुआ है, तो आप उसे उस समय पानी बिल्कुल ना पिलाएं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई अगर बहुत बेचैन हो रहा है, पसीना आ रहा है, तुम तुरंत पानी पिलाते हैं, तो कहा जाता है उसमें कि पानी ना पिलाएं। अब अच्छा। ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं कि क्या करें और क्या ना करें, ये बिल्कुल। प्राथमिक उपचार से ही पता लगती या है। किस तरह से उसके हृदय के समय पंप करें, जैसे हाँ, दबाव देना होता है तो सांस वापस आ जाती है, या उसकी जो फेफड़ों की है जो वो रफ्तार बढ़ जाती है सांस लेने की, और वो सांस उसके ऑक्सीजन जो है वो शरीर के अंदर पहुंच जाता है और वो बच जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। या हृदय आघात की अगर बात है तो जाहिर है कि उसमें खून जो है वो पंप करना बंद कर देता है हृदय, और जब हम इस तरह से झटके देते हैं तो वो पंप शुरू हो जाता है। शुरू हो जाता तो है। इस तरह से कुछ कुछ चीजें होती हैं। वहीं अगर खून जैसे बहने की बात आती है, कितनी कह सकते हैं कि जानें सिर्फ इसलिए चली जाती हैं कि खून बह गया पूरा, जबकि ये ऐसी चीज है कि आपके शरीर का कोई भी अंग इसमें भंग नहीं हुआ है। हाँ। सिर्फ खून अगर आपने रोक लिया तो समझिए कि वो व्यक्ति बच बच गया। जाएगा। तो किस तरह से, जैसे कि अगर पैर में है तो कैसे उसको हृदय की ओर उसका रक्त संचार हो जाए, कुछ इस तरह से करें, पैर ऊंचा कर दे ताकि बाहर न बहे। हाथ है तो हाथ को किस तरह से सिर के ऊपर कर लें, यानी हृदय से ऊपर कर दें ताकि उसका विपरीत तरफ जाए और बाहर न बह के निकले। तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं। उसमें किस तरह से कपड़े से बांध दें उसको, क्या भर दें उसके अंदर कि वो खून रुक जाए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं। या जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि पानी में डूब जाते हैं लोग, और उसको निकालते हैं तो बहुत ज्यादा फेफड़ों में पानी भर जाता है। तो कैसे उनका उपचार करें, कैसे उनको पेट के बल लिटा के थोड़ा पानी निकालें और तब फिर पीठ पे दबाव दे देकर पानी निकालते हैं, है तो ना? ये चीजें अच्छा याद है मुझे कि या उसके बाद क्या होता है राजुल की, जब पूरा पानी निकल जाता है तो तब भी सांस नहीं आती है, तो मुंह से सांस भी देते हैं। तो कुछ इस तरीके की जो चीजें हैं वो बड़ी आसानी लेकिन से ये की जा सब सकती हैं। कई बार प्रशिक्षण की भी इनके लिए आपको अगर जरूरत पड़े तो आप प्रशिक्षण भी ले लें। और वैसे एक बात याद है आपको, जब हम लोग स्काउट्स करते थे या एनएसएस करते थे तो उसमें ये चीजें थोड़ी सिखाई जाती हैं। और अगर नहीं भी सीखी हैं तो आप इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं। अग्निशमन की भी जब आती थी बात, अग्निशमन दल का भी कुछ प्रशिक्षण दिया जाता था कि किस तरह से स्ट्रेचर पर लगाना है, किस तरह से पहली मंजिल तक स्ट्रेचर जाएगा तो उसकी गांठें कैसे बंधनी है, कुछ इस तरह की चीजें भी बताई जाती थी। और हाथ में जैसे कि अगर थोड़ा सा है तो किस तरह से आप उसको लटकाएं हाथ को, हाथ की हड्डी टूट गई है तो सहारा दें। कुछ इस तरीके की चीजें हैं। उसमें कैसे रीफ नॉट बंधती थी। तो ये चीजें जो है वो सीखना चाहिए। जरूरत क्या पड़े, जरूरत पता नहीं कब पड़ेगी ना राजुल, सही बात तो है, सीख ही लेना चाहिए। और अगर हम सामान्य तौर पर बात करें तो घर के अंदर एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, है ना? और उस फर्स्ट एड बॉक्स में एक रुई का एक आपके बंडल हो जरूर से, और एक ऐसा हो जो कि कीटाणुनाशक, जो कोई भी लोशन हो इस तरह का जिससे तुरंत घाव साफ किया जा सके, जैसे स्प्रिट वगैरह होती है उससे भी साफ किया जाता है। और आजकल तो और भी हैं, तो आप कोई ना कोई ऐसा जरूर रखें। और एक कोई ऑइंटमेंट या मलहम हो ऐसा जिससे कि अगर चोट लगी है, कट हुआ है तो उसको लगाया जा सके। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हमारे घर में होती हैं, जैसे कि बर्फ होती है। फर्स्ट एड की बात करें तो इसमें एक छोटी सी कैंची होनी चाहिए, उसके साथ एक छोटा सा का भी बंडल होना चाहिए, यानी जो पट्टी आती है जाली वाली वो बहुत काम की होती है, वो होना चाहिए। उसके साथ साथ दर्द के लिए भी कुछ जैसे होती है मलहम, वो भी होना चाहिए। एंटी एलर्जिक भी कुछ एक दो दवा जरूर रखनी चाहिए कि अगर कोई ऐसी तुरंत किसी कीड़े ने काट लिया तो एंटी एलर्जिक दवा जो बहुत बहुत मामूली सी होती है, सामान्य, वो तो कुछ चीजें, दो चार चीजें हैं उसमें। जैसे पट्टी लगाने वाला बैंडेड भी आजकल रेडीमेड आता है, उसको भी आप रखना चाहिए। छोटे मोटे कट हैं और बच्चों को चाहिए तो लगा दें। अगर आप रखना चाहते हैं
तो कुछ होम्योपैथी की ऐसी दवाएं आती हैं जिनमें कि जैसे बच्चों को चोट वगैरह लगी जैसे कि हाँ तो दे दिया गया, वो दिया जाता ना? है, हाँ। तो कुछ इस तरह की दवाइयां भी रखी, हाँ, आर्निका वगैरह लोग आर्निका देते जैसे हैं। है। और दूसरा ये कि जैसे पेट खराब होने की समस्या है, और एक घर में एक प्रकृति होती है कि किसी बच्चे को पेट जल्दी खराब होता है, किसी का गला जल्दी खराब होता है, तो किसको क्या समस्या है उस हिसाब से आपके अपने अपने घर के फर्स्ट एड बॉक्स अलग अलग हाँ रख सकते हैं, रख है ना? सकते हैं। और वैसे घरों में भी मैं यही कहने जा रही थी कि घरों में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि बर्फ, अगर बिल्कुल। आपको कहीं पर चोट लगी है तो बर्फ की सिकाई अक्सर की जाती है, तो आपके फ्रिज में बर्फ जमी होना ही होनी चाहिए, हाँ। बिल्कुल। और दूसरी चीज, हमारी रसोई में जो हल्दी होती है वो एक बहुत अच्छा फर्स्ट काम एड, की चीज है। हाँ, वो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में डाल के दी जाती है हल्दी, अगर चोट लगी है गहरी। जी। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं। हल्दी चूना तो पहले कितना लगा दिया जाता था, कितना जैसे ही गिरे कि हल्दी चूना लगा और दिया कुछ लोग गया। अलग ढंग का चूना भी लगा देते हैं लेकिन हम एलोवेरा की अक्सर बात करते हैं। एलोवेरा जरूर लगाएं क्योंकि घर में जलने की, छोटे मोटे जलने की समस्या बहुत ज्यादा होती है। उसमें तुरंत अगर आप काट के एलोवेरा की जो पत्ती है, जो भी है जिसको आप कहें, वो काट के अगर उसका जेल अंदर का अगर तुरंत लगा देते हैं तो बड़ी राहत मिलती है, ठंडक पड़ जाती हाँ। है। तो एलोवेरा का छोटा सा पौधा हम अक्सर कहते हैं कि अपने रसोई घर में जरूर लगाएं, जो कि रोजमर्रा की हमारी समस्या है, तो उसको ध्यान में रखें। बिल्कुल बिल्कुल। गहरे हल्के हल्के गहरे छाए शाम के साए, धीरे धीरे हौले हौले दिल की धड़कन गाए। तुम हो मैं हूँ और तन्हाइयाँ, तन में जागी है अंगड़ाइयाँ। गहरे हल्के हल्के गहरे छाए शाम के साए, धीरे धीरे हौले हौले दिल की धड़कन गाए। तुम हो मैं हूँ और तन्हाइयाँ, तन में जागी है अंगड़ाइयाँ। मौसम की ये क्या नई रीत है, मौसम की ये क्या नई रीत है, ठंडी हवाओं में संगीत है। पुरवा सन सन गूंजे बन बन कोयल शोर मचाए। तुम हो मैं हूँ और तन्हाइयाँ, धीमी धीमी है शहनाइयाँ। पलकों पे जैसे घटा छा गई। पलकों पे जैसे घटा छा गई। बाहों के घेरे में मैं आ गई। बरखा झरझर बरसे घर घर, मन में आग लगाए। तुम हो मैं हूँ और तन्हाइयाँ। भीगी भीगी है परछाइयाँ,
रंगीन दिल के फसाने हुए, रंगीन दिल के फसाने हुए, हम तुम तो जैसे दीवाने हुए। महकी महकी बहकी बहकी रुत ने होश उड़ाए, तुम हो मैं हूँ और तन्हाइयाँ, गुलशन गुलशन है रुसवाइयाँ। गहरे हल्के हल्के गहरे छाए शाम के साए, धीरे धीरे हौले हौले दिल की धड़कन गाए, तुम हो मैं हूँ और तन्हाइयाँ, तन में जागी है अंगड़ाई। देखिए भाई, गाने के साथ शाम की बात आ गई, और शाम की बात जब आती है तो फिर कुछ 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 नाश्ते की बस बात होती है, लेकिन कुछ खाने की भी बात करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही व्यंजन बताएंगे जो सिर्फ नाश्ते में प्रयोग में आए, है ना? ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। भाई अब ऐसे नाश्ते मुंह के पर साथ हाथ साथ, मत रख के बैठो, बताना शुरू कर दो। नाश्ते के साथ साथ खाने का भी कुछ कुछ इंतजाम मैं बिल्कुल तैयार हूँ एकदम पूरी तरीके से। और चलिए नाश्ते सब से ही बहनों ने शुरू गैस करते पर हैं। पैन भी चढ़ा दिया है। नहीं भाई, अभी पहले तैयारी कर लीजिए आप लोग, ठीक है? हाँ हाँ। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि एक बहुत आसान सा झटपट बन जाने वाला और बच्चों को बहुत पसंद आने वाला और बहुत ही पौष्टिक किस्म का नाश्ता है, जिसको कि आप छोले के साथ बना सकते हैं। अच्छा, तो आप बताने जा रही हैं वो? नहीं नहीं, मैं ही बताऊं? अच्छा अरे ठीक है। बस उसमें क्या करना है, उबालोगी छोले और क्या? नहीं, उसके पहले 6 घंटे भिगोएंगे ना? अच्छा, भिगोएंगे, हाँ, फिर उबालेंगे नमक डाल के, फिर और नमक डाल उसके के उबालेंगे। हाँ, उबालने के पहले उसमें नमक डाल लें, पानी बहुत ज्यादा न डालें, और सोडा कतई इस्तेमाल ना करें। अगर आपने 6 घंटे भिगो दिया है तो सोडे का इस्तेमाल न करें, बिल्कुल। क्योंकि अनावश्यक होता है और उससे कहीं ना कहीं उसके कुछ पौष्टिक तत्व जो है वो नष्ट हो जाते हैं। होते हैं। और आजकल क्या, जो भी आपको मिल रहे हो समय अनुसार, वैसे खीरा, मूली, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, जो हम सलाद में खाते हैं, सलाद में है ना? खाते हैं। हाँ, हाँ, फिर? तो ये इनके बारीक बारीक इनको काट लीजिए अच्छे से, बहुत अच्छे अच्छे क्यूब सा से काट लीजिए। हाँ, छोटे छोटे चौकोर से टुकड़े काटेंगे, और सब एक से काटेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और मीठी और खट्टी चटनी बना लीजिए, और ये उसमें डालिए। गाजर भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, और ये सब मिला के और उसमें मीठी और खट्टी चटनी मिला के चाट खा लें आप। चाट बनाइए। इसके लिए लेकिन एक बात और है, इसके साथ साथ प्याज भी अगर आप चाहती हैं तो प्याज का भी प्रयोग कर सकती हैं, और खीरा, और खास तौर से ककड़ी का सीजन है तो ककड़ी, और उसके साथ साथ प्याज, और जो हमने बताया दूसरा क्या था, मूली डाल सकते हैं, गाजर मूली डाल है, सकते गाजर हैं। है, ये सारी चीजें डाल के खूब स्वादिष्ट खाइए। उसी में थोड़ा सा आप चाहें तो कद्दूकस कर लें, अदरक, और हरी मिर्च बारीक बारीक भी काट के डाल दीजिए। फिर उसके बाद खाइए। सलाद ही कह सकते हैं इसको, या यूं कहें कि पूरा नाश्ता अच्छे से कर सकते हैं हैवी सुबह के लिए, और पौष्टिक तो है ही, और उसके साथ बहुत ज्यादा आपको मतलब रसोई में नहीं खड़े होना पड़ेगा, और ये इंतजाम आप कर सकते हैं, और बच्चे भी बिना किसी नहनुकुर के खा लेते हैं। और अगर आप थोड़ा उसे और चटपटा बनाना चाहते हैं तो भुजिया या कुछ ऐसा है, उस पे अगर आपने थोड़ा बुरक दिया तो उसमें 4 चांद लग जाएगा, और देखने में भी सुंदर लगेगा। तो खाइए और खिलाइए। भाई ये डिश तो हमने बता दी। तो अच्छा, चलिए फिर हम बताते हैं, अब हम कुछ ऐसा बताते हैं जो कि थोड़ा स्टफिंग हो, जिसमें रेणु जी बोल ना पाए ऐसा। नहीं, बिल्कुल नहीं, रेणु जी बिल्कुल बोलती रहे, क्योंकि रेणु जी हमसे ज्यादा जानती हैं, और बीच बीच में वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बता ही देंगी जो कि हमें नहीं मालूम होंगी। तो हम ऐसा करते हैं कि एक जो परत वाले पराठे होते हैं, लच्छेदार पराठे, क्या बात है, वो बनाते हैं। और वो लच्छेदार पराठे बनाने के लिए आपके पास इतने सारे अलग अलग विकल्प हो सकते हैं कि आप जितना अपनी क्रिएटिविटी उसमें लगाएं, उतनी चीजें आप इस्तेमाल कर सकती हैं। उसमें अपनी कुशलता और अपनी रचनात्मकता। क्या बात है। और अपने स्वाद का, हाथों का कमाल। और सबसे आसान बात है, हमें ये लगता है कि जो मतलब सबसे अच्छी बात है कि जो चीज आपके पास उपलब्ध है उसी में कर सकती हैं। बिल्कुल। तो लेकिन ये बड़ा कौशल चाहिए इसमें लच्छेदार पराठे बनाने के लिए।
तो उसके लिए आप आटा ऐसा गूंथे जो कि ना जैसे बहुत नरम भी ना हो और बहुत सख्त भी ना हो, पूरी और रोटी के आटे के बीच का जो आटा होता है ना, उस तरह का आटा गूंथे। और आटा गूंथते समय उसमें नमक, अपने स्वाद के अनुसार नमक और अजवाइन और थोड़ा सा घी, अच्छा घी या तेल जो भी आप खाना चाहें उसका मोहन दे के और उसको गूंथ लें। अच्छा, मोहन डालना है इसमें? हाँ, और उसके बाद हल्का सा 1 चम्मच आपकी, अच्छा, नमक तो डाला हमने इसमें, क्या हम मंगरेल या जैसे कलौंजी या कुछ और भी डाल ये सकते सब हैं? अभी हम डालने अच्छा, जा अच्छा, रहे बाद में, हैं। ओके, तो ठीक। उसके बाद आप मक्खन लें, घर का अगर निकाला हुआ ताज़ा मक्खन हो तो बहुत ही अच्छा है, और अगर अच्छा। घर का नहीं है तो बाजार से मक्खन जो आपने लाया है उसी को लें, और उसमें आप थोड़ा सा मेथी के वो मिला दें, मेथी, कसूरी मेथी मिला लें, या कि फिर अच्छा, मेथी काट के मिला लें। वो ताज़ी बहुत, हरी पत्तियाँ हाँ, जो होती हैं। बहुत अच्छी तरह से फाइनली चॉप्ड हाँ, मेथी के पत्ते बहुत मिला लें। बारीक उसको काटेंगे तभी अच्छा लगेगा, हाँ। नहीं तो मुंह में आएगा। हाँ। और उसके अलावा आप उसमें धनिया की पत्ती मिला लें, और थोड़ा सा ऑरिगेनो अगर मिला लें तो बड़ा अच्छा होगा, उसका स्वाद बड़ा अच्छा आ जाता है। तो ये सभी चीज़ें मिला के मक्खन को अच्छी तरीके से फेंट दें। अच्छा। अब आप रोटी को बेल लें, रोटी की तरह उसको बेल लें, और इसीलिए हमने मोयन लगाया था कि उसमें हमें ज़्यादा परेथन ना लगाना पड़े। अच्छा, जो आटा हम लगाते हैं परथन, हाँ, हाँ, वो ना नहीं लगाना पड़े। अच्छा। तो हम उस रोटी बेलने के बाद उसके ऊपर जो उसका ऊपरी सतह है उस पर हम वो मक्खन लगा देंगे अच्छी तरीके से, और उसके बाद उसको फोल्ड करना। अब यहाँ पर ही सारा कौशल आता है कि आपने, परत बनी रहे उसकी। अच्छा, अच्छा। कि आप उसको एक बार अंदर की तरफ फोल्ड करेंगी, फिर एक बार बाहर की तरफ, जैसे कि हम लोग बचपन में कागज का वो पंखा बनाते थे, क्या बात बिल्कुल है? वैसे ही। वो प्लेट डालते थे, या यूं कहें कि साड़ी की प्लेट डालते हैं। हाँ, उसको छोटे रूप में आप कर सकती हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। आप उस तरह से मोड़ते जाइए, और मोड़ने के बाद उसको हाथ से ऐसे रोल कर लीजिए, रोल करके उसका एक ऐसे गोल सा बन जाएगा, और उस गोल को हल्के हाथों से बेल लीजिए ताकि जो परतें हैं वो डिस्टर्ब ना हो, नहीं तो अगर बहुत चिपक ना जाए। हाँ, और उसके बाद उसको तवे पे सेक लीजिए। अच्छा। और बहुत स्वादिष्ट गुलाबी गुलाबी सेकने के बाद जब आप प्लेट पे रखेंगे तो घर वाले तो कहेंगे वाह वाह क्या बात है। वही मुंह में पानी आ रहा है, और उसके साथ फिर वही वाली बात आती है, चटनी वगैरह कुछ हो जाएगा, कुछ सब्जी भी होगी, और अचार से भी खाया जा सकता है। हाँ, आप दही से भी खा सकते हैं आप। ये निर्भर करता है कि किस समय आप खा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लंच में अगर आप खा रहे हैं तो आप पनीर की सब्जी होगी, नहीं तो कभी राजमा होगा, कभी छोले होगा, कुछ भी हो सकता है। पनीर का नाम लिया तो पनीर का भी बता देती हूँ, लेकिन पहले गीत। अच्छा। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है।
हसीन है। यहाँ महक वफा की मोहब्बतों का रंग है। ये घर तुम्हारा ख्वाब है, ये घर मेरी उमंग है। ना आरज़ू पे कैद है, ना हौसले पे ज़ंग है। हमारे हौसलों का घर, हमारी हिम्मतों का घर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मान ले मेरी नजर तेरी नजर। भाई ऐसा घर हो जहाँ पर इतनी सारी सकारात्मक ऊर्जा हो कि लोग हंसते खुशते और बातें करते रहें, तो फिर उस घर के बारे में जो बाहर से देखेगा उसको यही कहेगा कि ये घर बहुत हसीन है। हम सब यही चाहते हैं कि हमारा घर हसीन हो और जो खाने की मेज़ हो वो खास तौर से बहुत लज्जतदार हो, खाने उस पर बहुत रंग बिरंगे तरीके के खाने और हों। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल जाहिर है, अच्छा जाए। खाना देखेंगे तो खुश हो जाएंगे ना। इजिप्ट का एक स्ट्रीट फूड है कोशारी, अच्छा, वो बताते हैं। अरे वाह, क्या बात है। और कोशारी जो है उसमें बहुत चीजें जो है वो हमारे घर में सब उपलब्ध रहती हैं। ऐसा मत सोचिए कि इजिप्ट का है तो कुछ बड़ा खास होगा। खास मतलब इस मतलब से कि जो चीजें हमें उपलब्ध नहीं होंगी ऐसा कुछ भी नहीं है इस पे, और खाने में थोड़ा सा अलग तरीके का और स्वादिष्ट होता है। इसके लिए कुछ जो मसाले हैं वो हम पहले बता देते हैं। हमें चाहिए 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, वही हमें चाहिए उतना ही यानी कि 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और थोड़ा सा घिसा हुआ जो हम जायफल जिसको कहते हैं नटमेग, अच्छा। वो चाहिए, और काली मिर्च थोड़ी सी। ये चीजें, काली मिर्च तो हम अपने स्वाद के हिसाब से ही रखेंगे। वहीं हम सॉस एक अलग से इसमें बनाया जाता है। ये मसाले जो हो गए इनको एक कटोरी में सब सूखा हम अलग रख लेंगे। उसके बाद हम सॉस तैयार करते हैं इसके लिए। तो इसमें हमें अलग से 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल चाहिए, एक हमें एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, वहीं एक जिसको बोलते हैं तेज पत्ता, हम लोग बोलते हैं ना, मसाले में जो डालते हैं वो तेज पत्ता 1-2 चाहिए, 3-4 हमें लहसुन की कलियां चाहिए, एक रफली चॉप्ड, यानी ऐसे आप इसका खास तरीका नहीं है, बस आप प्याज काट लें उसको। नमक चाहिए और 2 कप टोमेटो प्यूरी चाहिए, यानी कि उबला हुआ टमाटर का तो नहीं कह सकते, हाँ आप कच्चा टमाटर जो है उसको पीस के रख सकती हैं, वो 2 कप चाहिए। चाहे तो आप प्यूरी तैयार जो आती है उसे भी रख सकती हैं। और कुछ चीजें जो उसमें चाहिए, हमें चावल चाहिए और मैक्रोनी चाहिए। मैक्रोनी, क्या बात है, आप तो बिल्कुल सरंजाम किए दे रही हैं। जो है वो हमें अंकुरित मसूर की दाल थोड़ी सी चाहिए। अच्छा, हाँ, और उसी के साथ साथ हमें जो हमने कहा ना कि छोले वाले जो चने होते हैं वो भी भीगे हुए उबले हुए चाहिए। ये सारी चीजें हम अलग से रख लेंगे। और सबसे पहले सॉस बनाने की तैयारी करेंगे। उसके लिए एक पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे और उसी में तेज पत्ता और जो हमने दालचीनी का टुकड़ा का है वो डाल के, और थोड़ा सा मसाला जो हमने कहा था वो जो मसाला तैयार किया हमने उसमें से करीब ये 4 चम्मच हो जाएगा सब चीजें मिलकर, तो आधा ही इसमें डालें सॉस में, और उसमें डालकर उसके बाद टोमेटो प्यूरी जो है आपकी, टमाटर जो पिसा हुआ है उसका रस आप उसमें डाल दें और उसको चला दें थोड़ी देर, उसमें नमक डाल दें, उसको बनने दें। वहीं दूसरी तरफ आपको चावल पकाना है। अब तो चावल के लिए जितना चावल अगर आपको लेना है, जैसे 1 कटोरी चावल है तो जाहिर है पहले 2 कप पानी चढ़ा दें। 1 कटोरी अगर चावल है बनाना है आपको तो 2 कप यानी दुगना पानी चढ़ा दें। पानी में थोड़ा नमक डाल दें और जो बचा हुआ मसाला है ना, जो हमने धनिया पाउडर, काली मिर्च और इन सारी चीजों का बनाया था, उन सबको उस पानी में डाल दें। अच्छा, पहले उसको उबलने दें। जब उबलने लगेगा तब हम उसमें बासमती चावल जो धुला हुआ हमने रखा था उसको उसमें डाल देंगे। और जब वो पकने के ऊपर आ जाएगा लगभग, तब उसमें
थोड़ा सा 2 चम्मच ऑलिव ऑयल ऊपर से डाल दें तो अलग तरीके का उसमें जो है खुशबू और फ्लेवर आता है। तो ये एक तरीके से जब चावल तैयार हो जाएगा, और वहीं हमने जो मैक्रोनी कहा ना, उसको अलग से उबाल के रखा हुआ है। हमने मसूर की दाल को भी अगर आप चाहें तो उबालें, नहीं तो आप कच्चा भी प्रयोग में ला सकती हैं। और छोले जो है सफेद वाले जो चने होते हैं उनको उबालकर हल्का नमक डाला हुआ आप अलग रख लीजिए। वो सब एक एक कटोरी अलग रखा हुआ है। अब इसमें प्लेटर जो तैयार करते हैं, यानी जो हम डिश तैयार करते हैं, उसमें सबसे पहले ये जो तैयार हो गया हमारा चावल मसाले वाला, उसकी एक परत रखेंगे नीचे। थोड़ा सा लाल रंग का होगा ये, यानी थोड़ा पीला या लाल कह सकते हैं, मसालेदार। उसके ऊपर फिर 1 चम्मच हमने मैक्रोनी रखा, सजा दिया, और फिर उसके ऊपर 1 चम्मच सॉस अच्छी तरीके से डाल दिया। फिर उसके बाद ये तो बहुत रंग बिरंगा खाना आ रहा है मेरी आंखों के आगे। फिर उसके ऊपर एक परत और जो है वो हम फिर मसूर की दाल की फैला देंगे। और मसूर की दाल फैलाने के बाद हम उसमें थोड़ा सा एक बार फिर प्यूरी जो हमने तैयार की, सॉस जो घर में ताज़ा तैयार किया है, उसकी एक 2 चम्मच और डालेंगे ताकि उसकी रस जो है भिना भिना नीचे तक चला जाए। और उसके बाद फिर से उसमें हम ये थोड़ा सा 1 प्याज को तल के अलग रख लें, थोड़ा जो लाल सा हो जाता है उसकी जो है वो उस पर फैला दें। और फिर उसके बाद चने जो हमने रखे थे वो उसके ऊपर फैला दें। क्या बात है, तो फुल मील हो गया। हाँ, और फुल मील बहुत अच्छा, अच्छे से पेट भरने वाला, पौष्टिक भी साथ साथ। तो ये कोशारी इसका नाम है, इजिप्ट भाई इस कोशारी ने तो बिल्कुल शरीर के हर कोष को जगा दिया है। और आवाज यही आ रही कि चलो इस कोशारी को खाया जाए और बनाया जाए घर में। चलिए फिर मैं सोच रही हूँ कि गाना सुना जाए या आपको एक मिठाई बता दी जाए? नहीं, मिठाई तो बहुत जरूरी है ना। अच्छा, तो चलिए मुंह मीठा कर लेते हैं, फिर गाना सुनते हैं। पहले मुंह मीठा फिर मन मीठा। हाँ। तो काजू की बर्फी बना लेते हैं हम लोग। कतली त्योहारों में बनाते भी हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बाजार से लाते हैं तो उसमें वो बात नहीं होती जो कि घर की बनी काजू फिर वही बात आती है कि ताजा होता है, हम घर में बनाएंगे तो ताजा खाएंगे। तो उसके लिए आपको चाहिए, आपने जैसे 250 ग्राम काजू ले लिए। और इसके काजू को आपने अच्छे तरीके से पीस लिया। अच्छा। जो मिक्सर ग्राइंडर है उसमें आपने उसको तो बहुत बारीक या थोड़ा दरबला? बहुत बारीक। अच्छा, बिल्कुल अच्छा। बारीक। अगर उसमें जरा से भी आपको टुकड़े दिख भी रहे हैं, हाँ। तो आप ये करिए कि पीस लें। हाँ, अच्छा। कि उसको फिर से छानिए, और छान करके फिर से उनको टुकड़ों को पीसिए। एकदम फाइन पाउडर रहना चाहिए। अच्छा राजू, जैसे कि आजकल का जो मौसम है उसमें तो जैसे काजू थोड़े मुलायम मुलायम से हो जाते हैं, तो क्या थोड़े से गर्म कर ले। गर्म कर ले, नहीं तो धूप में पहले रख दें, अगर धूप निकल रही है तो। निकल रही है, लेकिन जैसे अब ये मुंबई की तो ऐसी होती है धूप की, अगर आपने रखा तो अच्छी खासी चीजें भी उसमें थोड़ी मुलायम हो जाती हैं। तो आप चाहें तो ये कर सकती हैं कि आप थोड़ा सा उसको गर्म कर लें। बिल्कुल। कढ़ाई में भी थोड़ा सा ऐसे गर्म कढ़ाई में डाल के कर लेंगी, या तवे पर फैला के कर लेंगी तो भी गर्म हो जाएगा। नहीं तो आपके पास माइक्रोवेव या कुछ ऐसी चीज है उसमें कर लीजिए, तो थोड़ा कुरकुरा हो जाएगा, तो अच्छी तरह से पिस जाएगा। हाँ जी। इसके साथ आपको चाहिए आधा कप मिल्क पाउडर और आधा कप पिसी हुई शक्कर। अब क्या, और आपको चाहिए देसी घी और थोड़ा सा दूध। अच्छा। दूध आप समझ लीजिए कि जैसे 1 कप आपने दूध रख लिया। और आपको बटर पेपर की भी जरूरत पड़ेगी। अच्छा। इतनी चीजें आपने इकट्ठी कर दी, मतलब काजू पिसा हुआ, मिल्क पाउडर और पिसी हुई शक्कर और देसी घी और दूध और बटर पेपर। अब आपने क्या किया कि ये सब चीजें मिला दी। क्या क्या मिलाया आपने? काजू का जो पाउडर आपने पीसा है वो, मिल्क पाउडर और पिसी हुई शक्कर और घी, इस सब को आपने पहले मिलाया एक बोल में। और मिलाने के बाद उसमें थोड़े थोड़े दूध के छींटे डालते हुए, एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा, या तो आप चम्मच से डालिए या हाथ से ही ऐसे डालिए, अंदाज हो तो कि हल्का हल्का पड़ता जाए, और आप मिलाते हुए उसको मिक्स करेंगे। छींटे देने के लिए एक और तरीका बड़ा अच्छा है कि आप चाहें तो जो झरनी होती है जिससे हम पूड़ियाँ वगैरह तलते हैं, उसमें उसको आप रख लें, उसको घुमाती रहें, उस पर डालते रहें थोड़ा थोड़ा, तो अच्छे से बूंद बूंद पड़ जाता है चारों तरफ। हाँ, लेकिन उससे कभी कभी ज्यादा भी पड़ जाता है। इसमें हमें बहुत थोड़ा सा लेना है जिससे वो गीला ना हो, बस ऐसा हो जाए कि बंधने लायक हो जाए। अब उन सब चीजों को हम अच्छी तरीके से गूंथेंगे। गूंथने का मतलब ये है कि आप इसको तब तक गूंदेंगी जब तक कि इसमें से घी ना निकलने लगे। अच्छा। ये जब बहुत अच्छा गूंथ जाएगा तो इसकी पहचान यही है कि उसमें
घी छोड़ने लगेगा आपके वो। हाथों में घी सा लगने लगेगा। हाँ, हाथों में भी और उस बर्तन में भी जिसमें आप कर रही हैं, गूंथ रही हैं, उसमें भी घी आ जाएगा। अब उसको आप बटर पेपर पर रखिए और ऊपर से एक बटर पेपर और बिछाइए, जो गूंथा हुआ वो है उसको चपटा करके आपने बटर पेपर पर रखा, उस पर एक बटर पेपर और बिछाया, उसको बेलन से बेला और बेलने के बाद आपने ऊपर का बटर पेपर हटाया और उसके पीसेस काट लिए, आपकी काजू कतली तैयार है। क्या बात है। आप अगर आप चाहती हैं तो पीसेस काटने से पहले आप इसमें चांदी का वर्क लगा सकते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि चांदी का वर्क बिल्कुल ना लगाएं। इसीलिए तो मैंने बताया नहीं था कि आप तुरंत ही कहेंगी चांदी का वर्क तो बिल्कुल मत लगाइए। नहीं तो लगाना चाहिए कि नहीं, ये बताइए। भाई मेरे ख्याल से अगर आप बहुत ही ज्यादा सुंदरता के लिए कर रही हैं तो चलिए लगा लीजिए, वरना चांदी का वर्क एकदम असली वाला बहुत कम मिलता है। नहीं मिलता और है, बिल्कुल भी नहीं मिलता, और उसके बनने की प्रक्रिया भी बहुत अजीब सी है और हाँ। बहुत साफ सुथरा भी नहीं रहता है, और तो कई खास बार तौर से नुकसान भी करता है वो। तो बेहतर है कि चूंकि आप घर में बना रही हैं तो दिखावे पर न जाएं, अपनी अकल लगाएं और थोड़ा सा इसके स्वाद पर ज्यादा ध्यान दें। हाँ, स्वाद पर ध्यान देंगी तो वो ज्यादा। और अच्छा ये भी कर सकते हैं हम लोग कि अगर इनोवेशन अपनी तरफ से इसमें करना चाहें तो जरा सी पिसा हुआ इलायची पाउडर डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद एकदम अलग आ जाएगा। तो इस तरह की चीजें डाल के हम कुछ कुछ कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सखियां जो है वो जरूर बनाएंगी कुछ इस तरह की चीज। बिल्कुल बनाएंगी, और बहुत सारी चीजें हमने बताई हैं और हमारी सखियां बिल्कुल बनाएंगी। और जो हमने बार बार शिकागो सम्मेलन की जो आज चर्चा की, हमें लगता है कि उस ऊर्जा की और जो विवेकानंद की जो खास तौर से वो लाइनें हैं कि उठिए जागिए और जब तक सफल ना हो तब तक लगे रहिए। हाँ, रुकिए नहीं और लगे रहें। तो ये जो चीजें हैं वो हमें लगता है कि हमारी सखियां जरूर गांठ बांधेंगी। तो इसी प्रयास को जारी रखें और सखी सहेली कार्यक्रम से जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें। अब कार्यक्रम से इजाजत लेने का वक्त आ गया है, तो दीजिए राजुल और रेणु चतुर्वेदी को इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली।